Hello friends, this is me Priya and welcome to my channel of Excel Learning, that is Excel Learning #Priya Tiwari, जिसमें हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस को कवर कर रहे हैं एंड बहुत सारे और इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं और इंटरेस्टिंग कोर्सेज हैं जो आपको आपके वेरियस एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं, वो भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। नाउ ये जो आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस होने वाली है इसके बारे में बता दूँ, इसमें आपके PIB की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं एंड इंडियन एक्सप्रेस की बात करते हैं। इसके अलावा जितने भी और इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हो सकते हैं जो UPSC के लिए, स्टेट PSCs के लिए बेसिकली आपको हेल्प करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पर डील करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ये आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। नाउ सबसे पहला जो न्यूज़ आर्टिकल है दैट इज़ ज्ञान वापी मॉस्क। नाउ ज्ञान वापी मॉस्क की बात करते हैं। अभी फ्रिक्वेंटली ये न्यूज़ में था, क्यों न्यूज़ में था उसके बारे में देखते हैं। अ लोकल कोर्ट इन वाराणसी हैज़ डायरेक्टेड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू conduct a survey of Gyanvapi Mosque adjacent to the Kashi Vishwanath to find out whether it was a superimposition, alteration or addition or if there is structural overlapping of any kind with any other religious structure. Simple यहाँ पर एक लोकल कोर्ट है आपकी बनारस की, उन्होंने डायरेक्ट किया है, किसको डायरेक्ट किया, आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, कि आप वहाँ पर सर्च करिए, सर्वे करिए, निरीक्षण करिए। किस चीज़ का? आपके ज्ञान वापी मॉस्क का। क्या निरीक्षण करना है कि ऐसा क्या कुछ बेसिकली फीचर है आपके काशी विश्वनाथ टेम्पल के बगल में ही आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपका ज्ञान वापी मॉस्क है। क्या किसी तरीके का कोई सुपर इम्पोजिशन है, यानी पहले से कोई इमारत बनी थी उसके ऊपर कोई इमारत बनाई गई है, किसी तरीके का ऑल्ट्रेशन, कुछ चेंज किया गया है, कुछ एडिशन किया गया है, आपके स्ट्रक्चरल ओवरलैपिंग, यानी किसी तरीके कि आपको क्या स्ट्रक्चरल ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है आपके इस धार्मिक स्ट्रक्चर पर। अब इशू क्या है, ये ऑर्डर कब आया है? जब आपकी एक पिटीशन आई है। पिटीशन में डिमांड किया गया है कि आपको लैंड को रिस्टोर करना है जहां पर आपका ज्ञान वापी मॉस्क बनाया गया है। यानी ऐसा कहा जा रहा है आपके पटिशनर के द्वारा कि ये जो आपकी ज़मीन थी, ये ज़मीन पहले हिंदूज़ को बिलोंग करती थी एंड वहाँ पर इन्होंने सुपर इम्पोज किया है आपका ज्ञान वापी मॉस्क, इसीलिए हमें हमारी ज़मीन वापस कर दी जाए, हमारा लैंड रीस्टोर कर दिया जाए। उन्होंने क्लेम किया है कि मुगल एम्परर औरंगजेब हैड पुल डाउन पार्ट्स ऑफ ओल्ड काशी विश्वनाथ टेम्पल टू बिल्ड द मॉस्क। उनके अनुसार क्या है कि जो आपके मुगल एम्परर थे औरंगजेब, उन्होंने क्या किया, आपके काशी विश्वनाथ टेम्पल को पुल डाउन कर लिया आपके यहाँ पर मॉस्क को बनाने के लिए एंड इसीलिए ये आपका पूरा पिटीशन डाला गया कि आप अपने लैंड को रीस्टोर कर सके। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। इस पे दूसरा जो हमारा न्यूज़ आर्टिकल है दैट इज सस्पेक्टेड अफ्रीकन स्वाइन फीवर आउटब्रेक इन मिजोरम। मिजोरम में क्या बेसिक देखने को मिल रहा है चांसेस कि एक सस्पेक्टेड अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, उससे लगभग 276 डोमेस्टिक पिग्स की डेथ हो गई है। ठीक है, 276 डोमेस्टिक पिग्स की डेथ हो गई है। कहाँ पर? मिजोरम के लुंगलाई डिस्ट्रिक्ट में। एंड ये लुंगलाई डिस्ट्रिक्ट में माना जा रहा है कि यहाँ पर जो आपका ये पर्टिकुलर जो फीवर हो रहा है वो कौन सा है? अफ्रीकन स्वाइन फीवर है। अब अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्योंकि न्यूज़ में है तो इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। व्हाट इज इट? ये डिफरेंट है। स्वाइन फ्लू जो आप देखते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर वायरस जो होता है वो आपके लोगों को अफेक्ट नहीं करता है, यानी कोई भी इम्पैक्ट आपको ह्यूमन हेल्थ पर, यानी मनुष्य पर किसी तरीके का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। स्वाइन इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज है पिग्स की, जो आपका टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। एंड ASF की बात करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर वायरल डिजीज़ है जो ज़्यादातर वाइल्ड या तो जो जंगली या जो घरेलू डोमेस्टिक पिग्स होते हैं उनको बेसिक क्या करता है, अफेक्ट करता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। ASF की बात करते हैं, ये बहुत लार्ज DNA वायरस के द्वारा हो रहा है जो आपका एस्फरवायरिडी फैमिली के द्वारा क्या किया जाता है, पर्टिकुलर कॉज किया जाता है। ठीक है, सो ये आपका लार्ज DNA वायरस फैमिली को बिलोंग करता है जिसका नाम क्या है, एस्फरवायरिडी फैमिली। एंड न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मिजोरम के लुंगलाई डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 276 डोमेस्टिक पिग्स की डेथ हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपका अफ्रीकन सॉइल फीवर का की फैक्ट्स आपको दिया गया जा रहा है, ट्रांसमिशन बेसिकली बताया जा रहा है किस तरीके से। अगर आप देखेंगे तो आपके डोमेस्टिक के साथ साथ आपके वाइल्ड पिग्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है, यूके टू सेट अप 43 बिलियन फंड फॉर माइग्रेंट्स फ्रॉम हांगकांग। आपका यूके क्या करने वाला है, लगभग 43 बिलियन फंड को रेज करेगा, सेटअप करेगा उन माइग्रेंट्स के लिए, उन प्रवासी लोगों के लिए जो कहाँ से आ रहे हैं, हांगकांग से आ रहे हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सेड दैट इट इज सेटिंग अप 43 मिलियन यानी $53 मिलियन की बात करते हैं फंड टू हेल्प माइग्रेंट्स फ्रॉम हांगकांग सेटल इन द कंट्री एज दे एस्केप इंक्रीजिंग पॉलिटिकल रिप्रेशन इन द फॉर्मर कॉलोनी। सो अगर इसकी फॉर्मर कॉलोनी की बात करें, वी ऑल नो हांगकांग किसका पार्ट है, कौन इसको क्लेम कर रहा है, क्या है। सो वहाँ से जो भी माइग्रेंट्स आपके जा रहे हैं बेसिकली बच के ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में, वहाँ पर उनको कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट फंड इकट्ठा कर रही है। एंड किस लिए? क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल रिप्रेशन बहुत ज़्यादा ना, राजनीतिक दौर से दबाव बहुत ज़्यादा उन पर बनाया जा रहा है। नाउ ऑफर एक्सटेंड्स टू होल्डर ऑफ ब्रिटिश नेशनल पासपोर्ट्स हु हैव बीन ऑफर्ड स्पेशल वीजास। अब ये ऑफर आपके उन होल्डर्स तक जाता है
जो ब्रिटिश नेशनल है, जिनके पास ब्रिटिश नेशनल पासपोर्ट है ओवरसीज में, एंड उनको ये स्पेशल वीज़ाज ऑफर किए गए थे। नाउ ये पर्टिकुलर एक पाथ खोल देता है काम करने के लिए, रेजिडेंसी के लिए एंड सिटीजनशिप के लिए अप टू 5 मिलियन ऑफ हांगकांग 7.4 मिलियन पीपल। यानी अगर आप देखेंगे सो लगभग 7.5 मिलियन लोगों को आपके हांगकांग के ब्रिटिश क्या करेगा, आपको एक तरीके से सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकता है। ये इंटीग्रेशन प्रोग्राम है जहाँ पर फंडिंग दी जाएगी किसके लिए, ताकि जो भी अराइवल्स हो रहे हैं आपके, उनको हाउसिंग, एजुकेशन एंड जॉब्स प्रोवाइड की जा सके ना। अब बहुत सारी पॉपुलेशन आएगी मान लीजिए हांगकांग की, तो उनको रहने के लिए बेसिकली घर, हाउसिंग, एजुकेशन, जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए फंडिंग इकट्ठा करी जा रही है। नाउ अराउंड 10% ऑफ द फंड्स विल गो टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग 12 वर्चुअल वेलकम हब्स। लगभग आपका जो 10% फंड होगा वो कहाँ जाएगा, आपके 12 वर्चुअल वेलकम हब्स को क्या करने में, एस्टैब्लिश करने में, जो ग्रेट ब्रिटेन के अक्रॉस आपको देखने को मिल जाएगा, एंड नॉर्दर्न आयरलैंड टू कोऑर्डिनेट, सपोर्ट एंड गिव प्रैक्टिकल एडवाइस एंड डिस्टेंस। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ग्रेट ब्रिटेन या नॉर्दर्न आयरलैंड में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ताकि वो सपोर्ट के पार्ट पर, एडवाइस के पार्ट पर या असिस्टेंस के पार्ट पर एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। नाउ चाइना का रिएक्शन क्या है, चाइना ने बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया ना। ऑब्वियस ही बात है, हांगकांग एक तरीके से चाइना का बेसिकली ऑटोनोमस रीजन है, हालांकि चाइना उसको कंट्रोल कर रहा है, तो उनको गुस्सा आएगी कि भाई ब्रिटेन ऐसा क्यों काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है व्हाट इट लेबल्स ब्रिटिश अब्यूज ऑफ द पासपोर्ट्स, है ना। उन्होंने कहा ब्रिटिश अपने पासपोर्ट्स का अब्यूज कर रहा है, सेइंग इट विल नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज देम एज ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और एज फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन। उन्होंने कहा है वो उसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। सो दिस इज चाइना का रिएक्शन ब्रिटिश के इस पार्ट के अगेंस्ट में। नाउ नेक्स्ट आते हैं सुपेस पोर्टल को देखते हैं। सुपेस पोर्टल क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, यानी आपके टॉप कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ड्रिवन किया गया एक रिसर्च पोर्टल को लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम क्या है, सुपेस रखा गया। अब सुपेस के बारे में देखते हैं। सुपेस का फुल फॉर्म क्या है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट सफिशिएंसी। सुप्रीम कोर्ट का पोर्टल है फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट सफिशिएंसी। ये टूल है जो आपके रिलेवेंट फैक्ट्स को कलेक्ट करेगा लॉज के रिगार्डिंग, मेक्स देम अवेलेबल टू जजेस, है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके हो सकते हैं मान लीजिए किसी केस के रिगार्डिंग, उसको कलेक्ट किया एंड उसको जजेस को प्रोवाइड करा देगा। इट इज डिजाइन टू मेक रिसर्च ईजियर फॉर जजेस, देयरबाय ईजिंग देयर वर्कलोड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी रिसर्च का काम है अगर कोई जज करना चाह रहा है तो उनको ईजी बना लेगा, एंड साथ ही साथ आपको क्या प्रोवाइड कर देगा, एक तरीके से एक वर्कलोड आपका काम कर देगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो आपका वर्कलोड है उसको भी क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इट विल प्रोसेस फैक्ट्स एंड टू मेक देम अवेलेबल टू जजेस लुकिंग फॉर एन इनपुट फॉर अ डिसीजन। ये क्या करेगा, आपके फैक्ट्स को प्रोसेस करेगा एंड इसको अवेलेबल करा देगा जजेस को, जो आपका इनपुट चाह रहे होंगे किसी भी डिसीजन के पार्ट पर। सो दिस इज रिगार्डिंग दिस। नाउ जीसैप सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्लान पे आते हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस, गवर्नमेंट बेसिकली बात करते हैं तो जीसैप लॉन्च विद एम टू प्रोवाइड मोर कंफर्ट टू द बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स। यानी आपके बॉन्ड मार्केट की बात करते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा बेसिक अगर आप देखेंगे कंफर्ट प्रोवाइड कराने के लिए आपका जीसैप लॉन्च किया जा रहा है। जीसैप 1.0 की बात करते हैं, ये है कि आपका द फर्स्ट परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर्थ 25,000 करोड़ अंडर द जीसेक एक्विजिशन प्रोग्राम विल बी डन ऑन April 15 विद अ व्यू टू एनेबल अ स्टेबल एंड ऑर्डरली इवोल्यूशन ऑफ द यील्ड कर्व। ये जो आपका पहला परचेज आपको देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, जिसका लगभग 25 करोड़ आपको वर्थ देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंडर में, यहाँ पर एक्विजिशन प्रोग्राम लाया गया है, वो April 15 से लाया जाएगा, आपका उसको कराया जाएगा ताकि आप स्टेबल एंड ऑर्डरली इवैल्यूएशन कर सकें। जो भी यील्ड कर्व आपका होने वाला है उसका एक तरीके से एक ऑर्डर एंड जो भी यील्ड कर्व है स्टेबल एंड ऑर्डरली तरीके से उसका पर्टिकुलर यील्ड कर्व को आप देख सकें ना। इस प्रोग्राम के तहत जो आपका 21-22 के पार्ट के लिए होगा, आरबीआई विल कमिट अपफ्रंट टू अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ओपन मार्केट परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद अ व्यू टू एनेबलिंग अ स्टेबल एंड ऑर्डरली इवोल्यूशन। अब पर्टिकुलर आपको क्या है, जो भी लिक्विडिटी कंडीशंस है उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल लेवल पे लाने के लिए आपका आरबीआई क्या काम करने वाला है, ओपन मार्केट परचेज लेके आएगा। जो भी सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, ठीक, उसके लिए ओपन मार्केट परचेज लेके आ रही है। नाउ जीसैप विल रन अलोंगसाइड आरबीआई's रेगुलर ऑपरेशंस इंक्लूडिंग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आरबीआई के जो रेगुलर है ना, समानता जो आरबीआई के ऑपरेशंस चलते रहते हैं, जैसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की बात करिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करिए, ऑपरेशन ट्विस्ट की बात करिए, यहाँ पर आरबीआई का जो भी ऑपरेशन है उसके साइड बाय साइड आपका जीसैप चलते रहेगा। ये प्रोग्राम बिल्ट किया जा रहा है सेंट्रल बैंक के लिक्विडिटी प्लानिंग फ्रेमवर्क 2021 की तरह। ठीक है, तो 21 से 22 तक जो आपके सेंट्रल बैंक की बात करते हैं, आरबीआई
एफटीआई की बात करते हैं, उनका जो भी मेन काम है कि किस तरीके से आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम लेके आना है लिक्विडिटी प्लानिंग के लिए, उसके तहत आपका जीसैप लाया गया है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कंटेक्स्ट ऑफ दो सेगमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स दैट रिलाई ऑन द जीसेक यील्ड कर्व एज अ प्राइसिंग बेंचमार्क, यानी जो भी आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी वो यील्ड कर्व पे एक प्राइसिंग बेंचमार्क का काम करने वाली है, एंड वही कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल मार्केट के उन सेगमेंट्स को अफेक्ट करने वाली है। सो दिस इज रिगार्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के एक्विजिशन प्लान के रिगार्डिंग। नाउ नेक्स्ट आते हैं डबल म्यूटेंट स्ट्रेन नेम B.1.617। नाउ अब अगर आप देखेंगे तो आपका जो डबल म्यूटेंट वायरस आया है, दैट साइंटिस्ट हैज फ्लैग्ड एज हैविंग अ बियरिंग ऑन द स्प्रेड ऑफ पेंडेमिक इन इंडिया, हैज फॉर्मल साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। अब आपको पता है इसके पहले जो आपका कोरोना वायरस था वो माना जा रहा था थोड़ा सा लेस वायलेंट है ना, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे डिजीज कॉज के चांसेस उसके कम है, बट ये जो वायरस है इसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा स्प्रेड होने के। तो ये म्यूटेट होके आया है। म्यूटेशन मैंने आपको बताया था, किसी भी वायरस की बात करते हैं उसके जीन कंटेंट में जब कुछ चेंज होता है, उसके जीनोम में जब आपको कुछ ना कुछ म्यूटेशन देखने को मिलता है, कुछ इवोल्यूशन देखने को मिलता है, तो दैट इज उसका म्यूटेशन हो गया। तो ये जो डबल म्यूटेंट आपका वायरस है, साइंटिस्ट ने फ्लैग कर दिया है कि यहाँ पर जो भी आपको स्प्रेड देखने को मिल रहा है पेंडेमिक का, वो पर्टिकुलर एक तरीके से उसका फॉर्मल साइंटिफिक अगर आप देखेंगे क्लासिफिकेशन आ चुका है ना। अभी तक लोग सिर्फ बता रहे थे कि हाँ इस तरीके का वायरस है, म्यूटेंट है, अब फॉर्मल तरीके से उसका क्लासिफिकेशन लाया जा चुका है जिसको B.1.617 कहा जा रहा है। ये जो वेरिएंट है कॉमन है इंडिया में एंड हैज़ अ कपल ऑफ डिफाइनिंग म्यूटेशंस। यहाँ पर आपको वेरिएंट की बात करते हैं, कॉमन है इंडिया में, एंड ये कपल ऑफ डिफाइनिंग म्यूटेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे जो पर्टिकुलर उसको थोड़ा सा ज़्यादा इन्फेक्शियस एंड मोर इवेड एंटीबॉडीज़ बना देता है, यानी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करने की टेंडेंसी इसके पास है। साथ ही साथ इसके पास ये भी टेंडेंसी है कि आपकी एंटीबॉडीज़ को इवेड कर देता है, यानी आपकी बॉडी की जो फाइटिंग कैपेसिटी है, बॉडी की जो फाइटिंग पावर है उसको भी क्या कर देगा, ये डिग्रेड कर देगा, उसको भी कम कर देगा। सो दिस इज रिगार्डिंग आपके नए म्यूटेंट के बारे में जिसको आपके साइंटिस्ट ने फॉर्मल रूप से क्लासीफाई कर दिया। नाउ दो दीज म्यूटेशंस हैव इंडिविजुअली बीन फाउंड इन सेवरल अदर कोरोना वायरस वेरिएंट्स, द प्रेजेंस ऑफ बोथ म्यूटेशंस टुगेदर वाज फर्स्ट फाउंड इन सम कोरोना वायरस जीनोम्स फ्रॉम इंडिया। अब हालांकि ये जो म्यूटेशंस है वो इंडिविजुअली फाउंड किए गए हैं बहुत सारे और कोरोना वायरस वेरिएंट्स में, ऐसा नहीं है कि यहीं पर पाए जा रहे हैं, बहुत जगह और पाया गया है। तो दोनों जो म्यूटेशंस आपको मिल गए हैं वो पहली बार आपको इंडिया में देखने को मिल रहे हैं, यानी जो दोनों नए तरीके के जीनोम्स है, पहले आपका एक वायरस था, उसके बाद एक और म्यूटेशन हुआ, फिर एक और म्यूटेशन हुआ। तो ये जो पहली म्यूटेशन के बाद और दूसरी म्यूटेशन के बाद जो कोरोना वायरस है दोनों आपको उनकी जीनोम्स इंडिया में पहली बार देखने को मिल रहे हैं। कुछ वेरिएंट्स जो आपके कोरोना वायरस के हैं जैसे B.1.1.7, B.1.351, ये दो हो गए, ये आपके यूनाइटेड किंगडम के द्वारा टर्म किए गए हैं। साउथ अफ्रीका के वेरिएंट माने जा रहे हैं क्योंकि इनका जो म्यूटेशन है वो बेसिकली आपके इन कंट्रीज से एसोसिएटेड, यानी इन कंट्रीज में जो भी आपका केसेस में स्पाइक आपको देखने को मिला है, केसेस में हाइक देखने को मिला है, नंबर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए इन कंट्रीज़ ने पर्टिकुलर इसकी नेमिंग कर दी थी। एंड यहाँ पर जो भी आपकी एफिकेसी है वैक्सीन्स की, ठीक, उनको पर्टिकुलर क्या कर रहा था, कम कर रहा था, यानी वैक्सीन लगाने के बाद जो आपके चांसेस होते हैं कोरोना वायरस इन्फेक्शन के वो कम हो जाते हैं, बट यहाँ पर इस तरीके का कोई भी आपको चांस देखने को नहीं मिल रहा था। एंड इसीलिए इसको वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न कहा जा रहा था कि वैक्सीन को भी क्या कर रहा था, कहीं ना कहीं उसके इफेक्ट्स को भी नलिफाई कर रहा था। तो ये आपकी कैसी वेरिएंट्स थे, कंसर्न, यानी बेसिकली चिंता के बेसिकली आपके वेरिएंट्स निकल के आए थे। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now what is this? From being lauded for their work during the pandemic to facing allegations of high-handedness, the role of the civil defense volunteers in the national capital has come under intense scrutiny recently. अब पर्टिकुलर क्या है, उनके काम के लिए उनको सराहा जा रहा है। जो भी पैंडेमिक के टाइम की बात करते हैं, रोल जो है आपके सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का नेशनल कैपिटल पे, वो कहीं ना कहीं इंटेंस स्क्रूटनी पे आ चुका है, यानी कहीं ना कहीं उनको स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। किस बेसिस पर उसको हम देखते हैं, ड्यू टू देयर आइडेंटिकल खाकी यूनिफॉर्म इट ऑफन बिकम डिफिकल्ट फॉर पीपल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पुलिस एंड सिविल डिफेंस पर्सनल। अब होता क्या है, जो सिविल डिफेंस पर्सनल है उनकी यूनिफॉर्म एंड जो पुलिस की यूनिफॉर्म होती है दोनों को सेम कर दिया जाता है, इसलिए पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो दोनों का आइडेंटिफाई कर सके कौन पुलिस है कौन सिविल डिफेंस पर्सनल है आपके। वन सच इंसिडेंट रिसेंटली टर्न इनटू अ फुल ब्लोन फिस्ट फाइट बिटवीन अ ग्रुप ऑफ सिविल डिफेंस पर्सनल एंड जनरल पब्लिक नियर IIT दिल्ली। अब इसी केस में अगर आप देखेंगे तो एक आपका इंसिडेंट हुआ है जहां पर आपके जो सिविल डिफेंस के पर्सनल थे एंड जो जनरल पब्लिक है उन दोनों के बीच में झड़प हो गई है ना, बेसिकली मुक्का हाथ ये इस तरीके की थोड़ी बहुत आपकी कंडीशंस हो गई है एंड उसी की वजह से ये इशू थोड़ा सा आपका ज़्यादा हॉट टॉपिक बन गया। नाउ द दिल्ली पुलिस क्लैरिफाइड सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैव नो पावर टू स्टॉप पीपल यूजिंग पुलिस बैरिकेड्स एंड प्रोसिक्यूट देम फॉर वायलेशन ऑफ COVID-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर सच एज नॉट वेयरिंग मास्क। दिल्ली पुलिस ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि सिविल डिफेंस जो भी आपके वॉलंटियर्स हैं उनके पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है कि वो लोगों को रोक सके पुलिस बैरिकेड को यूज़ करते हुए, एंड साथ ही साथ उनको
प्रोसिक्यूट करे, कि यानी अगर किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है, किसी ने वायलेशन किया है इसके किसी तरीके का कोविड-19 के मेजर्स का, तो उसको आप प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, ये आपकी दिल्ली पुलिस ने कहा है ना। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की बात करते हैं तो ये एक्चुअल में है कौन? दिल्ली की बात करते हैं, कुछ मेन एंड वुमेन जो आपके कमांड ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम के कमांड के अंडर में काम कर रहे थे। ओवरऑल कमांड अगर बात करते तो डिविजनल कमिश्नर की बात पास था, जो जिसको आपके डीएम रिपोर्ट करते हैं, यानी डीएम के अंडर में आपके ये जो पर्टिकुलर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स थे वो काम कर रहे थे, एंड डीएम किसको रिपोर्ट कर रहे थे? आपके डिस्ट्रिक्ट डिविजनल कमिश्नर को। नाउ ये जो वॉलंटियर है गवर्न किए जा रहे थे सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के तहत, विच वॉज अंडरगॉन मल्टीपल अमेंडमेंट्स विद द लेटेस्ट बीइंग इन 2010 when disaster management was added as one of their rules। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपका सिविल डिफेंस जो एक्ट है 1968 उसके तहत काम कर रहे थे, एंड इसमें बहुत सारा आपको अमेंडमेंट देखने को मिल गया। लेटेस्ट कब हुआ था? 2010 में, जब आपके डिजास्टर मैनेजमेंट को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया था। नाउ विद द सेंटर इन्वोकिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन द वेक ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक इन 2020, द रोल ऑफ दीज वॉलंटियर्स केम अंडर द स्पॉटलाइट। अब क्योंकि आपके सेंटर ने कोविड-19 के आउटब्रेक की वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा दिया कि भाई कोविड भी आपका क्या एक तरीके का डिजास्टर है ना, तो इसीलिए इस आउटब्रेक में आपके वॉलंटियर्स का भी काम आता है। नाउ प्राइमरी रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू अगर एक्ट की बात करते हैं जो 1968 का था, Civil defense is defined as any measure not amounting to actual combat that protects person, property and places in India from hostile attack। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपल एक चीज़ पता होना चाहिए कि सिविल डिफेंस को डिफाइन किया जा रहा है किस तरीके से, कि यहाँ पर कोई भी आपको जो एक्चुअल कंपोर्ट होगा, जो पर्सन्स को प्रोटेक्ट करेगा, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा, प्लेसेस को प्रोटेक्ट करेगा आपके हॉस्टाइल अटैक से। किसी भी तरीके का हॉस्टाइल अटैक है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपका ये एक्ट लाया गया है। 2010 के अमेंडमेंट की बात करते हैं, इट एक्सपेंडेड द डेफिनेशन बाय इंक्लूडिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये क्या करता है? आपके डेफिनेशन को एक्सपैंड करता है, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी एक जिम्मेदारी की तरह ऐड कर लिया गया है। द बेसिक रोल ऑफ द वॉलंटियर्स इज टू असिस्ट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर बेसिक इनका काम क्या है कि आप जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल प्रशासन है, उसको असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। पैंडेमिक के टाइम पे वॉलंटियर्स अज्यूम द रोल ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर्स बाय वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन स्क्रीनिंग हॉटस्पॉट। तो अब जब कोविड के टाइम की बात करते हैं तो आपके जो वॉलंटियर्स थे उनको काम दे दिया गया फ्रंटलाइन वर्कर्स का, किसके थ्रू? पार्टिसिपेटिंग इन स्क्रीनिंग हॉटस्पॉट, जो हॉटस्पॉट उसमें स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट करने के थ्रू, एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, यानी जो भी आपके नीडी जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको खाना पहुंचाना, ये सारा काम इनको दे दिया गया। कोविड आउटब्रेक के पहले लार्ज नंबर ऑफ डीसीडी पर्सनल वर डिप्लॉयड एज मार्शल इन पब्लिक बसेस टू एंश्योर सेफ्टी फॉर वुमेन। इसके पहले अगर आप देखेंगे बहुत सारे आपके डीसीडी पर्सनल्स को, जो भी आपके सिविल डिफेंस वॉलंटियर पर्सनल है, उनको डिप्लॉय किया गया था मार्शल के रूप में पब्लिक बसेस में, ताकि आप वुमेन की सेफ्टी को क्या कर सके, इंश्योर कर सके। तो ये किसके बारे में है? आपके सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के बारे में, जिस पर एक केस अब ला दिया गया है, ठीक, कि इनका काम तो वैसे सराहनीय है, बट इनकी यूनिफॉर्म की वजह से थोड़ा बहुत क्या हो गया है, एक तरीके से अगर आप देखेंगे लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो। नाउ नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज रोज फिंच। होल्ड ऑन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ना ये जो आर्टिकल है दैट इज रोज फिंच के बारे में ना, आपको नाम से ही पता लग रहा है, इसका फोटो भी दिख गया होगा, रोज फिंच है, कलर की वजह से इसका नाम है। न्यू स्पीशीज फ्रॉम अरुणाचल एडेड टू इंडियाज बर्ड लिस्ट। अब आपके अरुणाचल से एक नई स्पीशीज आई है जिसको भारत की बर्ड लिस्ट में ऐड कर दिया गया, यानी भारत की अगर बर्ड्स की बात करते हैं तो उसमें एक और बर्ड ऐड हो गई है दैट इज रोज फिंच। नाउ बीएनएचएस टीम की बात करते हैं तो उन्होंने 3 बैंडेड रोज फिंच को आपका पर्टिकुलर स्पॉट आउट किया है, कहाँ पर? हायर एल्टीट्यूड पे, जो आपके रिकॉर्डेड पर्स था चाइना में, यानी चाइना में जो बेसिक आपका रिकॉर्ड किया गया था उसके हायर पार्ट पे आपको देखा गया है। बर्ड कहाँ स्पॉट की गई है? अरुणाचल प्रदेश में, लगभग जो आपका रिकॉर्डेड पर्स यानी चाइना के एडजॉइनिंग पार्ट में जिस एल्टीट्यूड जिस हाइट पर इसको देखा गया था उससे भी ज़्यादा हाइट पर इसको यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पे स्टॉर्ट किया गया है। एंड ये लगभग अगर आप देखेंगे 1348 स्पीशीज बन गई है बर्ड फैमिली की इंडिया में, यानी भारत में ऑल टोटल जितनी स्पीशीज आपको मिली थी वो 1339 थी। अभी आपकी 1348 स्पीशीज कौन बन चुका है? रोज फिन बन चुका है। कहाँ पर मिला है? अरुणाचल प्रदेश में है। नाउ अब इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। ये 3 बैंडेड जो रोज फिंच है ये आपकी साउदर्न चाइना की बात करते हैं, वहाँ की रेसिडेंट है, एंड वैग्रेंट है आपके भूटान में, यानी भूटान में भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। न्यू स्पीशीज़ की जो बर्ड की बात करते हैं, आपकी जो फिंचेस है ईस्टर्न हिमालयाज में, वहाँ पर एक स्टडी चल रही थी, मतलब लोग सर्वे कर रहे थे जो रिसर्चर्स थे, एंड उसी सर्वे के दौरान आपकी ये बर्ड वहाँ पर पाई गई है। द सर्वे टीम मेंबर्स स्पॉटेड द 3 बैंडेड रोज फिंच विद अ फ्लॉक ऑफ वाइड ब्राउड रोज फिंच, अ स्पीशीज कॉमनली सीन इन दिस लैंडस्केप। तो यहाँ पर जो भी आपकी सर्वे टीम है, जो आपके निरीक्षक थे, उन्होंने क्या देखा कि जब वो आपके पर्टिकुलर रिसर्च कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, तो उन्होंने लैंडस्केप पर
कॉमन तरीके से इन रोज फिंच को देखा गया है किसके साथ में, व्हाइट ब्राउड रोज फिंच के साथ में, जो जनरल पाई जाती है, यानी व्हाइट वाली तो वहां पर पाई जाती है, रोज फिंच को जो 3 बैंडेड है अभी पहली बार देखा गया है। ये जो एल्टीट्यूडनल रिकॉर्ड है ऑफ साइटिंग ऑफ दिस स्पीशीज फ्रॉम इंडिया इज हायर देन इट्स प्रीवियस नोन एल्टीट्यूडनल रिकॉर्ड। तो इसके पहले अगर चाइना की बात करते हैं, जितनी हाइट तक ये चाइना में पाई गई थी उससे ज्यादा हाइट तक ये इंडिया में पाई गई, तो एक नया रिकॉर्ड सेट किया है इसने। दिस हैज ओपन अप इंटरेस्टिंग इकोलॉजिकल रिसर्च ऑन दिस स्पीशीज। है ना, अब जब कोई नई स्पीशीज मिली तो ऑब्वियस सी बात है नया आपको पार्ट प्रोवाइड करेगी ताकि आप वहां पर नया रिसर्च कर सके। द 3 banded rosefinch belongs to the family Fringillidae, which are seed eating पैसरीन बर्ड्स विद अ डिस्टिंक्टिवली कोनिकल बिल। अगर आप देखेंगे जो आपकी बर्ड है जो रोजफिंच आपको मिली है, ये फ्रिंजिलिडी फैमिली को बिलोंग करती है, सीड ईट करती है यानी बीज खाने वाले बर्ड्स हैं, एंड कोनिकल बिल आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा इन्फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे इकोलॉजी ऑफ द स्पीसीज के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट IUCN में इसको लीस्ट कंसर्न स्पीशीज में रखा गया है ना, बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, बट हाँ लीस्ट कंसर्न में इसको क्या करा गया है, रखा गया है। सो दिस वॉज रिगार्डिंग आपका रोजफिंच के बारे में। नाउ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की बात करते हैं, CERC के बारे में। तो एवरेज स्पॉट पावर प्राइस रोज बाय 65% टू 4.06 पर यूनिट इन मार्च कंपेयर टू द ईयर अर्लियर मंथ एट द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अकाउंट ऑफ राइज इन टेम्परेचर एंड रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आपको पता है कि आपका जो पावर प्राइस है वो लगभग 65% 4.06 पर यूनिट बढ़ चुका है मार्च में। अगर कंपेयर इसके अर्लियर मंथ में कंपेयर करेंगे तो उसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि गर्मी आ गई है तो लोगों का पावर कंजम्पशन है ना, अभी तक आप फैन से काम चला रहे थे, हो सकता है फैन भी नहीं चल रहा था, अब आप AC पे रन कर रहे हो, तो मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ चुका है, साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिवाइव कर चुकी है। कोविड की वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ बेसिकली आपकी ठप हो गई थी, रुक गई थी, स्टॉपेज हॉल पे आ गई थी, बट अब वो फिर से रिवाइव कर रही हैं, तो इसीलिए पावर आपका कंजम्पशन ज़्यादा है, इसीलिए आपका पार्ट यहाँ पर जो पावर प्राइस उसको बढ़ा दिया गया। REC रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट की बात करते हैं, ट्रेडिंग सेशन which was scheduled on 31st March 2021 did not take place due to the stay order from the APTE। अब जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट की बात करते हैं, ट्रेडिंग सेशन की जो शेड्यूल किया गया था 31 मार्च 2021 में, वो नहीं हो पाया। क्यों? पर्टिकुलर स्टे ऑर्डर की वजह से जो आपका अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ने दिया था, आपके उन रिस्पॉन्स के बेसिस पर, उस पर्टिकुलर पिटिशंस के बेसिस पर जो आपके कुछ एनर्जी एसोसिएशंस के द्वारा फाइल किए गए थे अगेंस्ट द CERC यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा, किस प्रोविजन के रिगार्डिंग रिविजन इन द फ्लोर एंड फॉरबेरेंस प्राइसेस ऑफ REC। अब जो भी आपका REC के प्राइसेस थे उसके फॉरबेरेंस या उसके बेसिकली अगर आप देखेंगे प्राइसेस को लेकर कुछ लोगों ने आपकी पिटिशन फाइल की थी एंड उसी के रिगार्डिंग आपका स्टे लगाया गया था आपके REC के सर्टिफिकेट पे, उनके ट्रेडिंग सेशन को लेकर। अभी क्या किया गया, आपका जो पावर है उसको बढ़ा दिया गया। नाउ CERC क्यों यहाँ पर आ रहा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। CERC क्या है, रेगुलेटर पावर है सेक्टर का, यानी इंडिया में अगर पावर सेक्टर का कोई रेगुलेटर है तो आपका CERC है। कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, पता है आपको, स्टैट्यूटरी बॉडी है मतलब आपकी एज अ एक्ट बनाई गई है। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की बात करते हैं, उसके तहत इसको फॉर्म किया गया है। क्वासी जुडिशियल स्टेटस इसका देखने को मिल जाएगा। ये इनिशियली 24 जुलाई 1998 में बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन एक्ट के तहत, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो टैरिफ्स है उसको रैशनलाइज करा जा सके, ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज आप लेके आ सकें सब्सिडीज के रिगार्डिंग, प्रमोशन ऑफ एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटली बेनिक पॉलिसीज, कुछ ऐसी पॉलिसीज जो आपके एनवायरमेंट को अफेक्ट करेंगी, एंड साथ ही साथ वो मैटर्स जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन से रिलेटेड होंगे उसके पार्ट के लिए उसको रेगुलेट करने के लिए आपकी CERC को बनाया गया था 1998 में। देन दूसरा आपका एक्ट 2003 में आ गया। CERC की बात करते हैं, इसको बनाया गया था प्राइमरली ताकि आप रेगुलेट कर सके जो भी आपका टैरिफ है पावर जनरेटिंग कंपनीज का, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी अदर जनरेटिंग कंपनी विच हैज कंपोजिट स्कीम फॉर पावर जनरेशन। अगर आप देखेंगे जो भी आपका टैरिफ ऑफ पावर देखने को मिल रहा है, जनरेटिंग कंपनीज जितनी भी आपकी जो ओन की जा रही है, कंट्रोल की जा रही है भारत सरकार के द्वारा, या कोई भी और दूसरी जनरेटिंग कंपनी है जिसकी कंपोजिट स्कीम में आपको पावर जनरेशन देखने को मिल जाएगा, इंटरस्टेट ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा एनर्जी का, या फिर पर्टिकुलर आपको कहीं ना कहीं टैरिफ देखने को मिल जाएगा जनरेटिंग कंपनीज के लिए। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, दे मूव्ड फॉरवर्ड टू एनैक्ट द इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन एक्ट ऑफ 1998। जो अभी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो थोड़ा सा आगे आ चुका है, किस चीज़ के लिए, आपकी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन एक्ट को पर्टिकुलर कहीं ना कहीं इनैक्ट कराने के लिए, जो मैंडेट करता है कि आपको एक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन बनाना है विद चार्ज ऑफ सेटिंग द टैरिफ ऑफ सेंट्रली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड जनरेशन कंपनीज।
ताकि आप क्या कर सकें, ऐसी जनरेशन कंपनीज़ का, ऐसी पर्टिकुलर अलग अलग कंपनी फर्म्स का जो भी टैरिफ है उसको सेट करेंगे जो आपकी सेंटर के द्वारा ओन की जा रही है। CERC की बात करते हैं, यहाँ पर जो आपका एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है वो प्रोविजन लेके आता है स्टेट्स के लिए, ताकि वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन को फॉर्म कर सके, अलॉन्ग विद द पावर टू सेट द टैरिफ्स विदाउट हैविंग टू इनैक्ट सेपरेट स्टेट लॉ। और यहाँ पर आपको पावर कर दिया जा रहा है, पावर बेसिकली दे दिया जा रहा है कि आप टैरिफ को सेटअप कर सकते हैं बिना किसी सेपरेट स्टेट लॉस के। तो आपके स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन के पास में ये पावर है कि वो टैरिफ को सेटअप करे बिना किसी सेपरेट लॉ के। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, बिडेन विल रीस्टोर क्रेडिबिलिटी ऑन क्लाइमेट चेंज सेज यूएस एनवॉय, है ना। आपको पता है आपके ट्रम्प जी बाहर हो गए एक तरीके से, उन्होंने मना कर दिया था हम क्लाइमेट पे किसी की तरीके की हेल्प नहीं करेंगे, जो चेंज हो रहा है होने दो, टेम्परेचर बढ़ रहा है बढ़ने दो। बट बिडेन जी ने कहा है कि नहीं, हम ये जो क्रेडिबिलिटी, हम जो विश्वास है लोगों का वो वापस ले लेंगे आपके क्लाइमेट चेंज पे। नाउ यूएस के स्पेशल एनवॉय ने असर्ट किया है कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू रिस्टोर यूएस क्रेडिबिलिटी। उन्होंने कहा है क्लाइमेट चेंज के जितने भी इश्यूज है उस पर यूएस अपनी क्रेडिबिलिटी को बेसिकली वापस पाने की पूरी कोशिश कर रहा है। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये काम किया जा रहा है एंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ को क्या कर लिया था, डैमेज कर दिया था पहले भी, एंड वो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो गए थे 2017 में। डिटेल्स आपको क्या देखने को मिल रही है, द यूएस एनवॉय पुश्ड फॉर मोर एम्बिशियस टारगेट्स ऑन कटिंग एमिशंस, प्रोमिसिंग दैट डिसीजिव एक्शंस वुड बी टेकन। इन्होंने कहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट रखेंगे ताकि हम एमिशन को कट कर सकें। आपको पता है यूएस चाइना जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उतना ही ज़्यादा यहाँ से आपको एमिशन मिलेगा, यानी उतना ज़्यादा बेसिक आपको देखने को मिल जाएगा पार्ट कि यहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, पॉल्यूशन होता है तो आपके क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करेगा। तो उन्होंने कहा है हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे एमिशन को कट करने की, जितना ज़्यादा हो पाएगा उतना हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे। नाउ ही प्रॉमिस टू फुलफिल वाशिंगटन्स अर्लियर कमिटमेंट टुवर्ड डेवलपिंग कंट्रीज। इन्होंने कहा है कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड हमने बनाया था उसमें यूएस का जो रोल था कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करेगा, हम उसकी तरफ पूरा जितना हो पाएगा उतना काम करेंगे। बिडेन ने कैंपेन किया है, प्लेज किया है कि वो नेट जीरो एमिशन लेके आएंगे अक्रॉस इकोनॉमी बिफोर 2050, यानी 2050 के पहले वो जीरो एमिशन लेके आएंगे, है ना। एमिशन तो जीरो नहीं होता बट जितना कार्बन डाइऑक्साइड आप प्रोड्यूस कर रहे हैं एज अ पॉल्यूटेंट उतना आप एब्जॉर्ब भी कर लें तो जीरो हो जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि 2050 के पहले हम इसको जीरो लाने की कोशिश करेंगे। फ्यूजल फ्यूल का जो पॉल्यूशन है उसको पूरी तरीके से कम करने की कोशिश करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे 2035 के। अब ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करिए कि आपका यूएस ग्रीन क्लाइमेट फंड में के थ्रू आपके डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करेगा। तो ये है क्या, ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करते हैं। ये फंड है जो आपका एस्टैब्लिश किया गया विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द UNFCCC एज एन operating entity for the financial mechanism to assist developing countries in adaptation and mitigation practices to counter climate change। अगर आप देखेंगे जो आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो आपका फंड है जो एस्टैब्लिश किया गया है फ्रेमवर्क के साथ में, UNFCCC के साथ में, एक ऑपरेटिंग एंटिटी की तरह जो आपके फाइनेंशियल मैकेनिज्म को कहीं ना कहीं क्या करेगा, हेल्प करेगा ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को आप हेल्प कर सके, है ना। जो भी आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है वो ऑब्वियसली बात है उनके पास पैसा भी कम है, उनकी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग भी नहीं है, तो आपको फंडिंग के थ्रू उनको हेल्प करना है ताकि वो क्लाइमेट चेंज को क्या कर सके, काउंटर कर सके। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का जो भी पॉल्यूशन इफेक्ट है कुछ भी उसको कम करने के लिए ये आपके उसको हेल्प करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड स्पेशल एनवॉय केरी एग्रीड टू कोलैबोरेट ऑन अ 2030 एजेंडा विद अ फोकस ऑन अ क्लीन एंड ग्रीन agenda through enhancing the availability of climate finance, building resilient infrastructure, energy storage and green hydrogen। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर केरी ने बेसिकली बात करते हैं जो आपकी स्पेशल एनवॉय है एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात करते हैं तो इन्होंने कोलैबोरेशन किया है कि 2030 तक ये क्लीन और ग्रीन एजेंडा लेके आएंगे ताकि जो क्लाइमेट फाइनेंस है, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करेंगे ताकि एनर्जी को स्टोर करके ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करके आप पॉल्यूशन को कम से कम कर सके। सो दिस इज रिगार्डिंग दैट। नाउ बेसिक आते हैं बिडेन गवर्नमेंट रिस्टोर्स एड टू पैलेस्टीनियंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब पैलेस्टीनियन का नाम आया है तो आपके लिए क्या होमवर्क है मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको इजराइल के बारे में बेसिकली बात करनी है। इजराइल का पोर्शन, गाजा स्ट्रिप के बारे में मुझे बताइए क्या है, सारी चीज़ें कमेंट में आपको कमेंट करनी है, साथ ही साथ उसकी मैप को आपको प्रैक्टिस करना है। क्या वहाँ पर सी ऑफ गैलिली आता है, ग्रीन लाइन मिलती है, रिमेंबर याद आ गया होगा, पैलेस्टीन एंड गाजा स्ट्रिप एंड इजराइल, सारी चीज़ें याद आ गई होगी। उसको बताइएगा मुझे कि क्या इंपॉर्टेंट फीचर है उसके मैप में। नाउ बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी टुवर्ड्स पैलेस्टीन। अब पैलेस्टीन की टुवर्ड्स आपके बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन की क्या पॉलिसी है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अनाउंस द रिस्टोरेशन ऑफ एटलीस्ट 235 मिलियन इन अ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पैलेस्टीन। इन्होंने कहा है कि लगभग $235 मिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे पैलेस्टीन का। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी ट्रम्प पैलेस्टीनियन के साथ में जिस तरीके से डील करते हैं उसको जस्ट रिवर्स पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। ट्रम्प्स पॉलिसीज टुवर्ड वेस्ट एशिया विच इंक्लूडेड द रिलोकेशन ऑफ यूएस एम्बेसी टू जेरूसलम वर क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग हेवीली टिल्टेड टुवर्ड्स इजराइल। अगर आप देखेंगे ट्रम्प की जो पॉलिसी थी वेस्ट एशिया की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके यूएस
जो एम्बेसी है उसका रीलोकेशन आपको देखने को मिल रहा था जेरूसलम पर, एंड क्रिटिसाइज किया जा रहा था आपका इसराइल की तरफ जो टिल्ट है, यानी इसराइल की तरफ जो आपका टिल्टेशन था उसको बहुत ज़्यादा क्या किया जा रहा था, एक तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा था। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करते हैं, 75 मिलियन का आपको इकोनॉमिक असिस्टेंस देखने को मिल जाएगा वेस्ट बैंक या गाजा पे, 10 मिलियन आपको देखने को मिल जाएगा पीस बिल्डिंग प्रोग्राम पे, यूएस एजेंसी जो आपकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट में काम करेगी, 150 आपको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में देखने को मिल जाएगा जो आपका यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को प्रोवाइड किया जाएगा। अभी जो यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है ये फंड करेगी, इसमें एजुकेशनल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, लगभग 5 लाख पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन लिविंग इन वेस्ट एशिया, तो इनको पर्टिकुलर एजुकेशन पार्ट में असिस्ट किया जाएगा। आपके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इन्होंने लगभग जो फंडिंग थी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को 2018 में पूरी तरीके से खत्म कर दी थी, ठीक, उन्होंने सारी फंडिंग बंद कर दी थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, उन्होंने पहले ही 15 मिलियन का बेसिक एक तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड किया था कोरोना वायरस रिलीफ के फॉर्म में। इसराइल का क्या रिलेक्शन है, इसराइल विच वॉज अक्यूज UNRW ऑफ एंटी-सेमिटिज्म ऑब्जेक्टेड टू द फंडिंग प्लान्स। Israel's position is that organization in its current form perpetuate the conflict and does not contribute to its resolution। यहाँ पर आपके इसराइल ने क्या कहा है कि ये जो फंडिंग आप कर रहे हैं पूरी तरीके से गलत है, ठीक, वो इसको अपोज कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है वो कहीं पर भी किसी भी तरीके से इस रेजोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। सो ये आपके इसराइल का रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसराइल आपको पता है आपके गाजा स्ट्रिप को, यानी कहीं ना कहीं वेस्ट बैंक के गाजा स्ट्रिप की बात करेंगे, पैलेस्टीनियन के पार्ट को कवर करके रखना चाहता है। नाउ ऑल ऑप्शंस ओपन ऑन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी बहुत ही डिस्प्यूटेड पार्ट रहा है पिछले साल से, हम देख रहे हैं। पैरासेल आइलैंड्स की बात करते हैं, स्कारबरो शोल की बात करते हैं, स्पार्टली आइलैंड्स की बात करते हैं, नाटुला देखिए, तो ये सारे आपके वो आइलैंड्स हैं जहाँ पर डिस्प्यूट आपको देखने को मिल रहा है। चाइना भी क्लेम कर रहा है, वियतनाम, ब्रूनी, फिलीपींस, ये सब क्लेम कर रहे हैं अपना अपना पार्ट कि यहाँ पर हमारा भी पार्ट है। नाउ फिलीपींस डिफेंस डिपार्टमेंट सेड दैट इट वाज कीपिंग इट्स ऑप्शन ओपन एज अ डिप्लोमेटिक रो विद बीजिंग ग्रोज ओवर हंड्रेड्स ऑफ चाइनीज वेसल्स इन द कंटेस्टेड साउथ चाइना सी। फिलीपींस ने कहा है कि डिफेंस डिपार्टमेंट ने कि हम लोग अपना जो ऑप्शन है उसको ओपन रख रहे हैं डिप्लोमेटिक रो में बीजिंग के साथ में, क्योंकि वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ चाइनीज वेसल्स आपको देखने को मिल रहे हैं साउथ चाइना सी में, कंटेस्टेड पार्ट में, वो पार्ट में जो बेसिक आपका एक तरीके से डिस्प्यूट में है। नाउ टेंशंस ओवर द रिसोर्स वाटर्स हैव स्पाइक्ड इन आफ्टर over 200 Chinese boats were detected at Whitsun Reef in the Spratly Islands। अगर आप देखेंगे तो आपका जो ये पर्टिकुलर पार्ट है, यहाँ पर जितना भी साउथ चाइना सी की बात करेंगे, यहाँ पर 200 चाइनीज बोट्स देखे गए। इसी वजह से विट्सन रीफ की बात करते हैं जो आपका स्पार्टली आइलैंड्स पर है, यहाँ पर शिप को नोटिस किया गया है, तो जो टेंशन से थोड़े से ज़्यादा बढ़ गया है। बोथ चाइना एंड फिलीपींस हैव राइवल क्लेम्स इन द स्पार्टली आइलैंड्स। अगर फिलीपींस की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, दोनों आपका क्लेम करते हैं, यानी दोनों के अकॉर्डिंग आपके स्पार्टली आइलैंड्स पर उनके पार्ट देखने को मिल रहे हैं। Now, while Manila says that the Chinese boats unlawfully entered its exclusive economic zone, China has refused repeated appeals by Philippines to withdraw the vessels। हालांकि मनीला फिलीपींस की बात करते तो वो लगातार बेसिक अलेज कर रहे हैं कि चाइना के बोट अनलॉफुल तरीके से, गैर बेसिकली वैधानिक तरीके से हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ में एंटर कर रहे हैं, बट चाइना इस पार्ट को रिफ्यूज कर रहा है जो फिलीपींस के द्वारा यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है। इन दिस बैकग्राउंड फिलीपींस सेड दैट इट हैज केप्ट इट्स ओपन इन मैनेजिंग द सिचुएशन इंक्लूडिंग लेवरेजिंग इट्स पार्टनरशिप विद अदर नेशन सच एज यूनाइटेड नेशन। यहाँ पर फिलीपींस ने सिंपल क्लियर कर दिया कि अगर आपको यही करना है तो हमने भी अपने सारे ऑप्शंस को ओपन करके रखा हुआ है एंड हम पार्टनरशिप प्रोवाइड करेंगे आपके कुछ नेशंस के साथ में, जैसे यूएस के साथ में। रिसेंटली यूएस रिमाइंडेड चाइना ऑफ वाशिंगटन ट्रीटी ऑब्लिगेशंस टू द फिलीपींस इन द इवेंट ऑफ एन अटैक इन द वाटर्स। अब रिसेंटली आपकी यूएस ने आपके चाइना को रिमाइंड कराया है वाशिंगटन ट्रीटी के बारे में, जो ऑब्लिगेशन की बात करता है फिलीपींस के रिगार्डिंग आपके अटैक अगर वाटर में हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग। नाउ यूएस फिलीपींस म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी की बात करते हैं। डिकेड्स ओल्ड मिलिट्री एग्रीमेंट बिटवीन मनीला एंड वाशिंगटन स्टेट दैट ईच कंट्री वुड कम टू डिफेंस ऑफ अदर इन केस ऑफ एन अटैक बाय एन फॉरेन कंट्री। अब दोनों के बीच में 30 अगस्त 1951 को एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि अगर कोई भी बाहर से कंट्री अटैक करती है तो दोनों कंट्री डिफेंस के पार्ट में एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग यूएस फिलीपींस मल्टी म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके चाइना का बेसिकली क्योंकि एनक्रोचमेंट हो रहा है स्पार्टली आइलैंड्स पर, आपके फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर, इसीलिए वो भी थोड़ा सा फियर्स हो जा रहे हैं, थोड़ा सा गुस्से में आ जा रहे हैं। तो ये आपके सारे न्यूज़ आर्टिकल्स थे, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो डू कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन, ठीक। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन केस अगर आप कुछ अमेंडमेंट, कुछ चेंज चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। एंड येस पीपल, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी रिक्वेस्ट को देख नहीं रही हूँ, आई ट्राई, मैं बहुत जल्दी कोशिश करने वाली हूँ कि आपके लिए लाइव क्लासेस दे के आ जाऊँ, ठीक है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम
टाइम एंड कुछ टेक्नोलॉजिकल एरर्स भी ऑल नो है ना, आई एम वेरी बैड एट टेक्नोलॉजी, तो आई एम ट्राइंग फॉर दैट कि जितनी जल्दी हो जाए मैं आपके लिए आपका ये जो लाइव क्लासेस उसको स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है, अलग अलग कोर्सेज पे। एंड येस, जो आर्ट एंड कल्चर की वीडियोस आ रहा है, आई ट्राई टू बेसिकली मेक दैट ऑल्सो, ठीक है। तब तक के लिए जो मिल रहा है एटलीस्ट उससे काम चला लो, है ना। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो एक्सेल लर्निंग #प्रिया तिवारी को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर लीजिए, ठीक। सो दिस इज़ द न्यूज़ आर्टिकल फॉर 9 अप्रैल 2021, 10th एंड 11th का मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू एवरीवन।